हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SGK पॉइंट पर। आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर, पॉलिटी यानी संविधान और हिस्ट्री से रिलेटिव क्वेश्चन हैं। जो भी उत्तर प्रदेश ग्रुप सी, उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी में लग रहे हैं उनके लिए बैच स्टार्ट किया है। रोज़ आपको वीडियो मिलेगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन 25 क्वेश्चनों के माध्यम से लगभग 100 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे। आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने सही क्वेश्चन हैं और कितने गलत क्वेश्चन हैं। अगर 25 में से आप 15 से 20 के बीच सही क्वेश्चन करते हैं तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब मैं लगातार वीडियो डालूँगा। बैच स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि उत्तराखंड में ग्रुप सी की ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। 746 पद हैं क्लर्क के, क्योंकि अगर लॉकडाउन खुलता है तो तुरंत बाद एग्ज़ाम कराया जाएगा। आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। ऑपरेटिंग, ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स, सी ऑप्शन है पेरिफेरल्स और डी ऑप्शन है एप्लीकेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन है। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं, आपको अपने अंदाज़े से लगा देना है कौन सा सही होगा और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आपसे भी वही मेहनत चाहिए, जिससे कि इस बार 2020-21 में आप जिस नौकरी की चाह में वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी वाला, एप्लीकेशन। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में एप्लीकेशन जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, एग्ज़ाम में आ भी चुका है। मालूम किया गया था कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर द्वारा लागू विधि क्या कहलाती है? ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर द्वारा लागू विधि क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? एल्गोरिदम कहलाती है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको इस लाइन का बहुत ही ध्यान रखना है, या आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर द्वारा लागू विधि को क्या कहते हैं? तो एल्गोरिदम कहा जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप डिटेल में इसका बस एक ही ये क्वेश्चन और बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पीछे एग्जाम दिए होंगे या प्रीवियस एग्जाम पेपर उठा कर देख लेना, एक ना एक कुंजी जरूर मांगी या मालूम की जाती है, शॉर्टकट की जरूर मालूम की जाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश ग्रुप सी हो या उत्तराखंड ग्रुप सी हो या कोई भी वैकेंसी हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, शॉर्टकट की जरूर मालूम की जाती है। तो ए ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस पेज अप, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एंटर और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है डी वाला, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, इसका सही आंसर है कौन सा है? डी वाला है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एक्सेल में, ठीक है, जो कंप्यूटर में एक्सेल होता है, एक्सेल में कॉलम का चयन हाईलाइट, यानी कि जो कॉलम होते हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म भी मालूम की जाती हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और DNS लेयर की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो SMTP, FTP और DNS, ठीक है, डोमेन नोमिंग सिस्टम, ठीक, तो आपको बताना है कि ये जो SMTP, FTP और DNS लेयर की एप्लीकेशन हैं, इन 4 ऑप्शनों में कौन सी हैं? ठीक है, डाटा लिंक, बी ऑप्शन है नेटवर्क, सी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट और डी ऑप्शन है एप्लीकेशन। तो इसका भी सही आंसर है आपका डी वाला। ठीक है, एप्लीकेशन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 क्वेश्चन आपके यहीं पर अभी बनते हैं। वो किस तरीके से बनते हैं आपको देखना है। यहाँ पर कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो फुल फॉर्म मालूम कर लेता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एप्लीकेशन लेयर में सभी उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल जैसे DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेमिंग सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेमिंग सिस्टम। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ज़रूर आप नोट कर लेना, ये फुल फॉर्म ज़रूर मालूम की जाती हैं एग्ज़ाम, और इसमें से लगभग सभी आ चुकी हैं एग्ज़ाम में, और ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती हैं। दूसरा टेलनेट, तीसरा SSH, फिर है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TFTP क्या होता है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SNMP पे ध्यान देना आपको। सिंपल, S से क्या है? सिंपल, N से क्या है? नेटवर्क, M से क्या है? मैनेजमेंट, और P से क्या है? प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SMTP, ठीक है, SNMP अलग है और SMTP अलग है। SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DHCP क्या होता है? डायनोमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनोमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। X विंडोज़ RDP, ठीक है, RDP क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल इत्यादि शामिल हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और मैं अब थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन दिखाई गई हैं आप क्लिप भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इतनी एप्लीकेशन लेयर हैं, ठीक है, ये सब ये लेयर एप्लीकेशन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में आ चुका है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ए ऑप्शन है कथकली, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है भरतनाट्यम, और डी ऑप्शन है ओडिसी, ठीक है। लास्ट में आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट बॉक्स में, और लिखना है आपको, और वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे ये पता रहे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत सही जा रही है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को इसमें जोड़ें, क्योंकि बैच आज से स्टार्ट है, रोज़ आपको नई वीडियो मिलेंगी। तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी, ठीक है। ये कैसे याद रख सकते हैं? आंध्र प्रदेश, भाई आंध्र यानी कि अंधा व्यक्ति ही क्या कर सकता है? कच्ची पूड़ी खा सकता है, ठीक है। अंधा व्यक्ति ही क्या कर सकता है? कच्ची, भाई आंखों वालों को दोगे तो वो तो साफ बता देगा ये तो कच्ची है, ठीक है। तो अंधा ही क्या कर सकता है? कच्ची पूड़ी खा सकता है। तो अंधे से याद रखना है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कच्ची पूड़ी, ठीक है। अंधा व्यक्ति ही कच्ची पूड़ी खाता है, तो आप क्या याद कर सकते हैं? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति महादेव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पशुपति महादेव, ठीक है, पशुपति महादेव की वही मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, 3 मुख वाली, जिसके चारों ओर जानवर विराजमान हैं, जैसे हाथी, बाघ, गैंडा, घोड़े से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये जिसने मेरी सिंधु घाटी सभ्यता वाली वीडियो देखी है वो सही आंसर दे देगा इसका, ठीक है, क्योंकि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में पूरी डिटेल से पढ़ा रखा है। आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पशुपति महादेव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कथन दिया है इसमें, पशुपति महादेव को योगासन में बैठा हुआ मोहरों में दर्शाए गए जानवरों का स्वामी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि योगासन में बैठे हैं, 3 मुख वाली ये मूर्ति है और इनके चारों तरफ क्या है? जानवर है, ये भी सही हो गया। दूसरा है मोहर में, ठीक है, मोहर में वह 4 जानवरों नामित हाथी, बाघ, गैंडा और घोड़े से घिरे हैं, ठीक है। जो पशुपति की मूर्ति मिली है वो एक मुद्रा पे मिली है, ठीक है, ना कि वैसे बनी है, किसी पत्थर पर नहीं बनी हुई है वो, ठीक है, एक मुद्रा मिली है, ठीक है। मुद्रा पर ही ये 4 जानवरों के चारों तरफ विराजमान है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो आपको 4 ऑप्शन है, केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही आंसर है आपका सी वाला, 1 और 2 दोनों ही सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि भारत की सबसे पुरानी भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, याद रखना भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है, संस्कृत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी भाषा है। ए ऑप्शन है तेलुगु, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है तमिल और डी ऑप्शन है आपकी पंजाबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत होता तो हम संस्कृत को भारत की सबसे पुरानी भाषा मानते, लेकिन इसमें क्या है, संस्कृत नहीं है, तो तमिल ही भारत की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ही संघर्ष होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका कौन सा हो गया, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियां मोटे कागज पर बनाई जाती हैं, यह लिपि पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि जो उभरे हुए थे अंधों के लिए जो बनाई जाती है, अंधे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, 4 बिंदुओं पर, बी 6 बिंदुओं पर, सी 8 बिंदुओं पर। ठीक है, 6 बिंदुओं पर, या सी ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर, या डी ऑप्शन है 10 बिंदुओं पर। कि ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियां मोटे कागज पर बनाई जाती हैं, ये लिपि पर आधारित, यानी कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो इसका सही आंसर है आपका बी वाला, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, ब्रेल लिपि चार्ल्स बोरियर द्वारा विकसित उच्च लेखन नामक एक स्पर्शनीय सैन्य कोड पर आधारित थी। ठीक है, आपसे मालूम किया जाएगा कि ब्रेल लिपि किसके द्वारा बनाई गई थी, तो चार्ल्स बोरियर। ठीक है, चार्ल्स बोरवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद धर्म था। ए ऑप्शन बहुदेववादी, बी एक ईश्वरवादी, सी अद्वैतवादी और डी निवृत्तमार्गी। ऋग्वेद में आपको बताना है कि जो ऋग्वेदिक काल था, जो ऋग्वेदिक धर्म था, वह किस पर आधारित था। तो इसका सही आंसर आपका बहुदेववादी। ठीक है, वहाँ पर कहते हैं हर देवता को अलग अलग रूप में मानते थे। वर्षा के देवता अलग थे, आग के देवता अलग थे, सबसे पुराने देवता अलग थे, पशुओं के देवता अलग थे। तो वो धर्म कैसा था, बहुदेववादी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर कौन सा गया, बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकला बणी थणी, ये एग्जाम में आ चुका है, उत्तर प्रदेश ग्रुप सी में मालूम किया जा चुका है, उत्तराखंड ग्रुप सी में भी आ चुका है। बणी थणी से संबंधित यानी कि प्रसिद्ध चित्रकला है बणी थणी, इसमें एक महिला को दर्शाया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकला बणी थणी, ठीक है, बणी ठणी से संबंधित है। ए बूंदी शैली, बी जयपुर शैली, सी कांगड़ा शैली, डी किशनगढ़ शैली। यानी कि आपको बताना है कौन सी शैली पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, किशनगढ़ शैली। ठीक है, किशनगढ़ शैली पर आधारित है। बणी ठणी किशनगढ़ की मारवाड़ी शैली का निहाल चंद द्वारा चित्रित। ठीक है, किसने किया था, निहाल चंद। आपसे एग्जाम में मालूम किया जा सकता है कि बणी ठणी, ठीक है, किसके द्वारा निष्पादित की गई थी, निहाल चंद द्वारा। ठीक है, चित्र एक भारतीय लघु चित्रकारी है, यह एक ऐसी महिलाओं को चित्रित करता है जो सुरुचिपूर्ण और सुंदर है। ठीक है, बणी थणी आपको याद रखना है किशनगढ़ शैली पर आधारित है और किसके द्वारा चित्रित की गई है, निहाल चंद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, भगवान सूर्य को समर्पित, तीनों मंदिर एग्जाम में आ चुके हैं, मालूम कर चुका है। ये क्वेश्चन मालूम किया, कोणार्क का जो मंदिर है कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कोणार्क का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ए ऑप्शन है कोणार्क का मंदिर, बी ऑप्शन है मोधेरा का मंदिर और सी ऑप्शन है आपका मार्तंड मंदिर और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों जो मंदिर हैं वो सूर्य देवता को समर्पित हैं। ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। मोधेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में है और आपका मार्तंड जो मंदिर है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जानते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है, उपरोक्त सभी सही हैं। कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में स्थित है, इसे काला पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, काला पगोड़ा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया यहाँ पर कि काला पगोड़ा किसे कहा जाता है, तो कोणार्क के मंदिर को कहा जाता है। मोधेरा मंदिर ये गुजरात में स्थित है
और मार्तंड मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इन सभी को पूर्व के प्रवेश द्वार के रूप में भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, बांग्लादेश का, ठीक है, बांग्लादेश अलग देश था, कब बना था? 1971 में, ठीक है, 1971 में बांग्लादेश का जो गठन हुआ था, अलग देश बना था, कब बना था? 1971 में बना था। और किसके द्वारा एक अलग राष्ट्र घोषित किया गया था? तो मुजीब उर रहमान के द्वारा, ठीक है, मुजीब उर रहमान। आपसे एग्जाम में ये मालूम किया जा सकता है कि बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश या स्वतंत्र राष्ट्र किसने घोषित किया था? किसके द्वारा घोषित किया गया था? मुजीब उर रहमान के द्वारा घोषित किया गया था। तो आपको केवल यहाँ यह बताना है कि राष्ट्रीय गान, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखित है, किसके द्वारा लिखा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है मुजीबुर रहमान, बी ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है भूपेन हजारिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था और इसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में जो अपनाया गया था वो 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च 1971 को अपनाया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, सी वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे बांग्लादेश ने 3 मार्च 1971 में अपनाया था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्र की शैली, ठीक है, मधुबनी लोक चित्रों की शैली भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ लोकप्रिय है? ठीक है, मधुबनी शैली आपसे एग्जाम में इस तरीके से मालूम किया जाएगा, मधुबनी लोक चित्रों की शैली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ लोकप्रिय है? कहाँ की मतलब मधुबनी लोक चित्रों की शैली कहाँ प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका सही आंसर है आपका ए वाला, बिहार, ठीक है, बिहार इसका सही हो जाएगा। सही आंसर कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोदया किसका पुराना नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पुराने नाम मालूम किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, बी ऑप्शन है खजुराहो, सी ऑप्शन है कन्नौज और डी ऑप्शन है पटना। ठीक है, तो ये इलाहाबाद का तो प्रयागराज था पुराना नाम, ठीक है, प्रयाग के नाम से जाना था। पटना राजगीर है, ठीक है, और या पाटलिपुत्र, लेकिन यहाँ पर क्या है, और कन्नौज, ठीक है। तो महोदया जो पुराना नाम था वो किसका था? कन्नौज का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कन्नौज। महोदया किसका प्राचीन नाम है? कन्नौज का प्राचीन नाम है। और आप जानते इसके बारे में, कन्नौज का पुराना नाम महोदया नगर था, ठीक है, कन्नौज का पुराना नाम क्या था? महोदया नगर था। कन्नौज का एक और नाम मिलता है कान्या कुब्ज, ठीक है, दूसरा नाम क्या मिलता है कन्नौज का? कान्य कुब्ज। और यहाँ पर पटना को पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग, ठीक है। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बने? 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए। क्वेश्चन हमारे 25 हैं, लेकिन 25 क्वेश्चनों के द्वारा हम लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ए ऑप्शन है अजंता, बी ऑप्शन है भाजा, सी ऑप्शन है एलिफेंटा और डी ऑप्शन है एलोरा, ठीक है। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। कब किया गया है? ये शामिल किया गया है 1983 में, ठीक है। अजंता की गुफा और आपकी एलोरा की गुफा, इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया है। एलिफेंटा की गुफा को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ये बनेंगे कि अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो आपको बताना है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात कौन सी गुफा
है इनमें से, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। एलिफेंटा की गुफाओं से शिव मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। इनमें त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा सबसे प्रसिद्ध है, इसलिए इन्हें 3 विभिन्न रूपों में दिखाया जाता है। ठीक है, जो आपसे ये मालूम किया जाता है किस गुफा से शिव जी की त्रिमूर्ति की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो कहाँ से हुई हैं? एलिफेंटा की गुफाओं से हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कथाओं के अनुसार ध्रुम वर्ण किसका अवतार है? यानी कि भारतीय कथाओं के अनुसार ध्रुम वर्ण किसका अवतार है? ठीक है, ये अवतार कलयुग में है, कलयुग चल रहा है, कलयुग में लेंगे, इनमें से बताना है कौन से हैं। विष्णु, गणेश, इंद्र, शिव। ठीक है, ये जो अवतार होगा कलयुग में होगा, और कलयुग में नाम क्या होगा? धूम्र वर्ण। ठीक है, धूम्र वर्ण होगा, लेकिन इनमें से किसका होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, गणेश जी का। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में, गणेश पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश कलयुग के चरम समय पर, जब पाप धर्म पर भारी हो जाएगा, तब अवतार लेंगे। ठीक है, तो उनका नाम क्या होगा? ध्रुम वर्ण। ठीक है, उनका अवतार नीले अश्व पर विराजित होंगे। ठीक है, नीले अश्व पर विराजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पितृदुरा तकनीक का अग्रगामी कहा जा सकता है? ठीक है, पितृदुरा शैली एग्जाम में कई बार मालूम की जा चुकी है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है पितृदुरा शैली पर आधारित है? तो निम्नलिखित में से किसे पितृदुरा तकनीक का अग्रगामी कहा जा सकता है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो का मंदिर, या लाल किला। ठीक है, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे एक्स्ट्रा। पहला तो बनेगा यही कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। खजुराहो का मंदिर, ठीक है, खजुराहो कहाँ पर? महाराष्ट्र, औरंगाबाद में है। लाल किला कहाँ पर है आपका? दिल्ली में है। ठीक है, लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि पितृदुरा शैली पर जो आधारित है वो कौन सा है, अग्रगामी किसे माना गया है? तो इसका ए वाला सही है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। पितृदुरा एक तकनीक है जिसका उपयोग कई रंगों के पत्थरों का उपयोग करके दीवारों को सुंदरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। पहली बार 16वीं शताब्दी में रोम में यह तकनीक दिखाई दी थी। ठीक है, इसका अग्रगामी दिलवाड़ा जैन मंदिर में देखा जा सकता है। मुगल काल के दौरान इसका तीव्र उपयोग किया गया था। लाल किले को छोड़कर सभी इमारतें 16वीं शताब्दी से पहले बनाई गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालकों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें बालकों की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था? 86वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पॉलिटी के क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये आ भी चुका है, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था और मौलिक अधिकार बना दिया गया था, और अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान किया गया है। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया था, और इसे कौन से अनुच्छेद में रखा गया था? 21A में रखा गया था। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? आपका 86वां संविधान संशोधन सही हो जाएगा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। भारत की संसद ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। तदनुसार 21A संविधान में डाला गया, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिकार बनाने का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निजता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निजता का अधिकार देखो, अनुच्छेद 19 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 18। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो ये आपका 7 भागों में बटा है, ठीक है। इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है हमारा किसमें? 19 में बोलने की स्वतंत्रता है और आपका आने जाने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में दोष सिद्धि है। इसमें भी 3 प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई हैं। 3 प्रकार की क्या है? 3 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें ये दी गई हैं हमें, जो अपराधियों को स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। पहली जो स्वतंत्रता दी गई है वो ये दी गई है कि एक अपराध की एक बार सजा दी जाएगी। दूसरी स्वतंत्रता है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। और तीसरी जो इसमें स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी अपराधी को उसे खुद के खिलाफ अदालत में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमें सोने उठने बैठने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, क्योंकि हमें स्वस्थ वातावरण में रहने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 21 के द्वारा दी गई है। और डी ऑप्शन है आपका 18, इसमें उपाधियों का अंत। अगर कोई भी उपाधि लेता है वो राष्ट्रपति की बिना इजाज़त के नहीं ली जाएगी, ठीक है। कोई भी उपाधि ली जाएगी वो राष्ट्रपति की इजाज़त से ली जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। निजता का अधिकार, हमारे निजी जो अधिकार होते हैं वह अनुच्छेद 21 में, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही निजता का अधिकार को शामिल किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा वाला इसका सही हो जाएगा? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को स्थापित किया गया है? भाग 4B, भाग 5, भाग 4, भाग 4A, ठीक है। तो आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पर एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे और अब वर्तमान में कितने हैं? 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाना हमारा कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये भाग 4A यानी कि डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। भाग 4A में और अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 51A में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, 51A में इसे शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य भाग 4A और अनुच्छेद 51A में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया का निर्धारण करता है? कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 358, ठीक है, सी अनुच्छेद 367, ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। संविधान में संशोधन जो किया जाता है संसद के द्वारा किया जाता है, बिल के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं अनुच्छेद 358, तो जब आपातकाल की स्थिति होती है तो अनुच्छेद 19 का ये संरक्षण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है और ये भाग 20 में आता है, ठीक है, भाग 20 में आता है। संविधान संशोधन किस भाग में आता है? भाग 20 में, क्योंकि संविधान में जो मूल संविधान था उस समय 22 भाग थे, अब बढ़कर लगभग 25-26 से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 368 सही आंसर, ए वाला सही आंसर है। अनुच्छेद 368 सही आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368
का पाठ 20 औपचारिक संशोधन का हक प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BR अम्बेडकर ने निम्न में से किसे संविधान का दिल या आत्मा कहा है? ए ऑप्शन है बराबरी का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर है आपका सी वाला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का मतलब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे अधिकारों का जो संरक्षण करता है वो अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट करता है। हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में जाना है तो अनुच्छेद 226 के द्वारा जाते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमें 5 रिट प्रदान की गई हैं। मौलिक अधिकारों वाली वीडियो मैंने कंप्लीट डाल रखा है, उसमें रिटों के बारे में समझा रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका तो सही हो गया आपका, कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के संयुक्त सत्र को किस अनुच्छेद के तहत रखा जाता है? यानी कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाता है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद है आपका 119। ठीक है, तो आपको बताना है संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 78 की बात करते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि जो प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति को सलाह देता है वो अनुच्छेद 78 के द्वारा सलाह देता है या अपनी जानकारी देता है या कर्तव्य को बताता है, तो वो किसमें 78 के द्वारा बताता है। 103 में क्या है, संसद में निरहताएं, यानी कि संसद का कौन व्यक्ति नहीं बन सकता है कि अगर संसद में जाना है तो 25 साल की एज होनी चाहिए लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 103 में क्या है, निरहताओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 की बात करें तो अनुच्छेद 108 के द्वारा ही संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 119 में क्या है, यहाँ पर संसद के वित्त से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई इसलिए मैसेज बार बार आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 108 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा से संबंधित है? राज्य विधानसभाओं से संबंधित है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 168 से 212, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 36 से 51। अगर हम यहाँ से बात करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 70 ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है लेकिन ये वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। और 36 से 51, जो 36 से 51 है हमारा, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 168 से 212 तक क्या है, राज्य की विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 30 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 35 वर्ष और डी ऑप्शन है आपका 20 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार मालूम किया जा चुका है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, तो बात करते हैं ए 30 वर्ष आयु किसकी होनी चाहिए, राज्य विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्यों की जो आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, लेकिन अगर क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसकी जो आयु होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बी अनुच्छेद
25, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष और आपका राज्य विधानसभाओं का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष। 35 वर्ष किस किस के लिए है? राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा, 25 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष आयु किसी में नहीं मानी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया आपका? 25 वर्ष सही हो जाएगा, और अनुच्छेद 84 बी में इसका प्रावधान किया गया है। ये थे दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चनों के द्वारा लगभग हमने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। आज से बैच स्टार्ट हैं, आपको रोज़ वीडियो मिलेंगी और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन आपके लिए है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो किस माध्यम के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई थी राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ए ऑप्शन है युद्ध, बी ऑप्शन है बाह्य आक्रमण, और सी ऑप्शन है आंतरिक अशांति, और डी ऑप्शन है आपका सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किस आधार पर की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।